आप सभी भाइयों और बहनों का हमारे खेती में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको मेरे अनुभवों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैंने आज तक जो भी अनुभव कृषि में लिए हैं, वो अनुभव कितने महत्वपूर्ण है इसको आप तय कीजिएगा। मैंने 1975 से कृषि आरंभ की। 1975 से आज तक कृषि में मैंने दो विज्ञान देखे। एक विज्ञान था निर्माण का, एक विज्ञान था विनाश का। 1975 से 1994 तक मैंने नैसर्गिक ये रासायनिक खेती की। 1975 से 1994 तक ये रासायनिक कृषि। 1994 में मैंने रासायनिक खेती की हानियां देखी तो उसको रोक दिया और उसके बाद में मैंने प्राकृतिक कृषि आरंभ की, यानी नैसर्गिक कृषि, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, वो कृषि आरंभ की। उसके विज्ञान को मैंने समझा, तब पाया विज्ञान वास्तव में कृषि में आज दो स्वरूप का है। अगर हम रासायनिक कृषि करते हैं तो वो विनाश का विज्ञान है, क्योंकि उसमें मुझे सब विनाश ही विनाश दिखाई दिया, निर्माण कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद में 94 से जब प्राकृतिक कृषि चालू की तो उसमें मुझे हर जगह निर्माण ही निर्माण दिखाई दिया। तो हमें निर्माण का विज्ञान अपनाना चाहिए या विनाश का विज्ञान अपनाना चाहिए, ये फिर मैं सोचने लगा। और 1994 से फिर मैंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। 1994 से आज तक मैंने जब ये कृषि आरंभ की और आज तक फिर मेरा एक गुरु हो गया। वो गुरु था नेचर, यानी प्रकृति मेरा गुरु हो गया। अब प्रकृति जब मेरा गुरु हो गया तो उसके पास तो ज्ञान का अफाट भंडार है, जिसको हम कभी उसकी छोर तक जा ही नहीं पाते। फिर मुझे उसने क्या ज्ञान दिया? उसने एक तो विज्ञान के दो ज्ञान दिए, एक विनाश का विज्ञान, एक निर्माण का विज्ञान। दूसरा ज्ञान उसने महत्वपूर्ण ये दिया कि जब मैं रासायनिक कृषि कर रहा था, वो पूरी परावलंबी कृषि है, पूरा परावलंबन, हम किसानों के लिए पूरा परावलंबन। और अब मैं जो प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, कुदरती खेती, वो पूरी तरह से आज़ादी की खेती है, यानी स्वावलंबन की खेती है। परावलंबन में गुलामी है, स्वावलंबन में आज़ादी है। मैं जब इसको बात को समझा तो उसने गुलामी का रूप ये दिया कि पहले हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, वो हमारे सारे देश के लोगों पे राज करती थी। अब हम सारे किसानों पे कई कंपनियां राज कर रही है, यानी हम किसान गुलामी में जी रहे हैं। ये गुलामी की बात ठीक नहीं होती है। जहाँ गुलामी होगी वहाँ उस वंश का नाश होगा, आज़ादी है वहाँ उसका विकास होगा। तो आज मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर इस कृषि में इतना दम होता तो लाखों किसान क्यों आत्महत्या करते? अगर ये विज्ञान सही होता तो लाखों किसान आत्महत्या करते ही नहीं, सारे किसान खुशहाल होते। लेकिन सारे किसान दुखी है। आज जो राष्ट्रीय सर्वे है उसमें भी 40% किसान ऑप्शन मिलते बराबर तुरंत खेत छोड़ने तैयार है, कृषि छोड़ने तैयार है। लाखों किसानों ने कृषि छोड़ दी है। तो ये हालात जो पैदा हुए हैं वो गुलामी की खेती से हुए। गुलामी की खेती क्यों? रासायनिक खाद चाहिए तो कंपनियां देगी, जहर चाहिए तो कंपनियां देगी। हमारा मूलभूत अधिकार बीज, जो मूलभूत अधिकार था वो मूलभूत अधिकार हमारा धीरे धीरे छीन लिया गया। अब बीज भी चाहिए तो वो कंपनियां देगी। ये हालात ठीक नहीं है, ये गुलामी के हालात है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, अब दूसरी कंपनियां राज कर रही है, यानी हम गुलामी में कृषि कर रहे हैं। तो ये कृषि हमें नहीं बचा सकती, ये हर चीज का विनाश ही विनाश कर रही है। ये कब मुझे प्रकृति ने जब बताया तब मैं आश्चर्यचकित था कि मैंने कितने देरी से इसको समझा। हमारे वैज्ञानिक आज भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये गुलामी की खेती है, इससे हमारे ही पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा होगा। वो ये बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जब इतना विनाश दिख रहा है इस कृषि में तो हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं समझते इस चीज को। उनको समझना बहुत जरूरी है। फिर जब इसके तथ्यों को मैंने कैसे देखा, मैं 75 से 1994 तक जो मैंने रासायनिक कृषि की, आज सभी के हालात वही है जो मेरे साथ हुए। लेकिन मैंने समझ लिया, मैंने उसे रोक दिया कि नहीं, ये कृषि मुझे नहीं करनी है।
फिर मैंने 1975 से जो रासायनिक खेती की, उसमें प्रारंभ में मैंने बेताशा उपज निकाली। कपास का 12 कुंटल तक उपज निकाला, ज्वार 20-20 कुंटल तक प्रति एकड़ की उपज निकाली। कपास की भी प्रति एकड़ 12 कुंटल उपज थी। उस समय खर्च कम थे 1975 में, मजदूरी कम थी, खादों के दाम कम थे। वो कम दामों में मुझे ये उपज मिल रही थी, तो मुझे काफ़ी पैसा मिल रहा था। मुझे सब्जियों में 300-300 कुंटल तक उपज मिली। जब इतनी उपज मिली मुझे 300-300 कुंटल तक, तो मैं ऐसा समझने लगा कि ये कृषि वाकई में किसानों को, बहुत किसानों का भला करेगी, क्योंकि इतना पैसा इससे मिल रहा है हमें। तो मैंने फिर उस कृषि को और तेजी से अपना जारी रखा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक मेरा आनंद टिक नहीं सका। 1986 के बाद मेरे उपज में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। यानी 86 तक तो मैंने लगातार उपज ली, 75 से 86 तक। 86 के बाद उपज में लगातार गिरावट आने लगी। गिरावट आते आते कपास की उपज जो मैं 12 कुंटल लेता था, आज वही रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही जहर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उपज धीरे धीरे 4 कुंटल पे आकर टिक गई। अब 4 कुंटल पे आकर टिक गई, ये मेरे लिए खतरनाक हालात थे। ज्वार की उपज वही 20 कुंटल लेता था, अब कोई भी प्रयास करता हूँ 7 कुंटल के ऊपर ज्वार होती नहीं 1 एकड़ में। सब्जियां कई कई आनी बंद हो गई, क्योंकि जमीन में इतना फंगस फैल गया कि मिर्च है, बैंगन है, इनके पौध जगह पे सूखते थे, और वो फंगस को कंट्रोल करते करते मेरे नाक में दम आ जाता था। तो खेती खर्चीली होते जा रही थी और उपज घटते जा रही थी। अब खर्च बढ़ेंगे, उपज घटेगी, तो क्या हम किसानी के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। हम किसानी करना नहीं चाहेंगे। तो ये हालात मेरे साथ पैदा हुए। ये ज्ञान जब मुझे होने लगा कि मेहनत के पीछे तरक्की छिपी है, मैं तो सुबह से शाम तक दुनिया की मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरी खेती की उपज नीचे नीचे जा रही है और खर्च बढ़ रहे हैं। ये बात सही नहीं है। मेहनत के पीछे मेरी तरक्की नहीं हो रही है। तो मेहनत के पीछे तरक्की, ये सिद्धांत सही है, लेकिन विज्ञान गलत हो सकता है। तो मैं सोचने लगा कि इसको परिवर्तन किया जाए, और मैंने फिर इसका परिवर्तन करने का सोचा। 1994 में मैंने प्राकृतिक खेती आरंभ की। उसके पहले सोचने लगा था। 1990 से मैं चिंतन कर रहा था कि दूसरी कोई प्रणाली है क्या कृषि में। फिर मैंने उस समय देखा ग्रीन हाउसेस, लेकिन मेरी हालत स्थिति ये हो गई थी कि मैं कर्ज में आ चुका था 1990 तक। तो उस पर तो लाखों रुपया चाहिए, तो वो भी मुझे समझ नहीं बैठी, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था कुछ भी। ग्रीन हाउस से अच्छी पैदावार मिलती ये ज्ञान था, उससे हानियाँ क्या होती ये ज्ञान नहीं था। फिर मैंने सोच लिया कि इतनी लागत वाली खेती मैं नहीं कर सकता, फिर और कोई तरीका है क्या। तो उस समय जापान के किसान आए हुए थे हमारे, उनका नाम था फुकुओका। वो प्राकृतिक खेती करते हैं, ऐसे हजार मुँह से सुना, मैं उनसे मिला नहीं, मैंने उनको देखा नहीं। प्राकृतिक कृषि करते हैं और उनकी खेती में खर्चा नहीं है कोई, वो सारा प्रकृति से लेते हैं और प्रकृति से लेके ही उपज निकालते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया खेती है। जब हमें कोई खर्चा नहीं करना है, श्रम से करना है, तो श्रम मेहनत करने में तो हम आगे हैं, मेहनत करने में कोई पीछे नहीं। मैंने फिर तय कर लिया, अगर दुनिया में एक व्यक्ति भी प्राकृतिक कृषि में सही सक्सेस है, तो वो सारे शक्ति और सारे गुण मेरे में है, मैं भी आसानी से वो कृषि कर सकता हूँ। और जो गुण मेरे अंदर है, अब मैं समझने लगा हूँ कि हिंदुस्तान नहीं, सारे दुनिया के हर किसान में वो ताकत है। सिर्फ इसके विज्ञान को समझने की जरूरत है। मेरे देश का हर किसान ये कृषि कर सकता है, क्योंकि इतनी सरल है, इसमें कोई गणित नहीं है, कोई वो बहुत बड़े कैलकुलेशन नहीं है, ये आसानी से समझने वाली कृषि है। ये कृषि अगर मेरे देश के हर किसान समझ जाए तो बहुत बड़ा निर्माण होगा इस राष्ट्र का। फिर मैंने 1994 से इस खेती को तिलांजलि दे दी। तिलांजलि दी तो उसके बाद में प्राकृतिक खेती आरंभ की। तो प्रकृति मेरा गुरु हो गया धीरे धीरे। तो इस गुरु ने फिर मुझे एक तो गुलामी का एहसास करवाया। कौन से? मैं जो कृषि कर रहा था सोडे वाली, यानी रासायनिक खाद वाली, वो गुलामी की खेती, ये ज्ञान दिया। दूसरा ज्ञान महत्वपूर्ण दिया कि वो कृषि से सारे सजीवों का चक्र टूटेगा। सारे सजीवों का चक्र किससे टूटेगा? जब भोजन प्रभावित होगा, जब पानी प्रभावित होगा, जब हवा प्रभावित होगी,
तो सृष्टि के कई सजीव ये नष्ट हो जाएंगे। मेरे लिए वो बहुत बड़ा ज्ञान था प्रकृति से मिला हुआ कि 3 चीजें अगर प्रभावित हो गई तो ये सृष्टि के चक्र के कई घटक समाप्त हो जाएंगे। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि भोजन, पानी, हवा, तीसरी हवा का ज्ञान दिया कि प्राकृतिक कृषि में इनका निर्माण होता है और जो रासायनिक कृषि है इसमें तीनों का विनाश होता है। यानी एक भोजन जो हमें मिट्टी से मिलता है वो मिट्टी निर्जीव हो गई, यानी जिस जमीन में जीव न हो ऐसी निर्जीव मिट्टी क्या हमें पाल सकती है? हमारे खर्च बढ़ाएगी लेकिन हमें पाल नहीं सकती। हमें जहरीला अनाज देगी लेकिन अच्छा अनाज नहीं देगी। तो क्या होगा? भोजन विषैला होगा। विषैला होगा तो हम जी पाएंगे विषैला भोजन खा के? तो ये कृषि हमें नहीं बचा सकती। दूसरा, पानी, पानी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, पानी समाप्त हो रहा है, बचा हुआ पानी विषैला हो रहा है। तो विषैला होता हुआ पानी और समाप्त होता हुआ पानी, ये किसकी देन है? ये रासायनिक कृषि की देन है। तीसरी, हवा, धीरे धीरे हम लोगों ने पेड़ों का विनाश कर दिया है क्योंकि पेड़ों के नीचे फसल नहीं आती तो सारे पेड़ काटने का काम किया। इस तरह से हवा को हमने समाप्त कर दिया। ये बात अगर हवा समाप्त हो गई तो मैं कहूँ आपको कि मैं आपको भोजन नहीं दूंगा, आपके थाली में भोजन नहीं दूंगा। हम कृषि क्यों कर रहे हैं? अभी पैसे के लिए कर रहे हैं, नहीं क्या? सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन भोजन, हवा, भोजन, पानी, हवा पे किसी का ध्यान नहीं है। सारे पैसे के पीछे कि जितना पैसा आएगा उतनी खुशहाल होगी। तो मैं कहूँ आपको, मैं आपको थाली में सोने के बिस्किट रख देता हूँ, आपके पास उसमें 1000 के नोट रख देता हूँ। आपको कहूँगा आपको भोजन नहीं दूंगा मैं, आप सोने के बिस्किट रोज खाइए और 1000 के बिस्किट, क्या जिंदा रहोगे आप? आपको मैं कहूँगा कि मैं पानी नहीं दूंगा, आपको सोने के बिस्किट दूंगा रोज दो, लेकिन पानी नहीं पीना, आप जिंदा रहोगे? आपका नाक मुंह दबा दूंगा मैं, आपको बोलूंगा सोने के बिस्किट लो, 1000 के नोट लो, हवा नहीं दूंगा, आप जिंदा रहोगे? तो पहली जरूरत क्या है हमारी? ये है, सोने के बिस्किट हमारी जरूरत नहीं है। द्रव्य तो प्राप्त होता है अपने आप। हम जब कोई रचनात्मक काम करते हैं तो सारी दुनिया को द्रव्य मिलता है, लेकिन ये समाप्त होगा तो द्रव्य समाप्त होगा और अर्थशास्त्र समाप्त होगा। तो प्रकृति ने मुझे 3 बातों की, ये सजीवों की जरूरत बताई। तो इसमें मैं अब आपको बताता हूँ जिसके आगे मुझे क्या लिखा, प्रकृति ने क्या बोला। प्रकृति ने ये बोला कि सजीवों की जरूरत, सजीवों की जरूरत क्या है? समस्त सजीवों की जरूरत। पहला उसने बताया भोजन, दूसरा बताया पानी और तीसरा बताया हवा। ये 3 जरूरत हमारी समस्त सजीवों की। तो अब सिर्फ आदमी की जरूरत नहीं है, तो ये जरूरत चींटी की भी है, ये जरूरत केंचुए की भी है, ये जरूरत सांप की भी है, चूहे की भी है, पेड़ की भी है, गाय की भी है, सारे समस्त सजीवों की जरूरत है ये भोजन, पानी, हवा। लेकिन ये सारे भोजन, पानी, हवा, इसको अगर हमने समाप्त किया तो सृष्टि का सजीवों का चक्र धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यानी जहर से कई जीव समाप्त हो जाएंगे। जो जीव हमारे लिए भोजन बनाते हैं, पानी बनाते हैं, वो जीव समाप्त हो गए। हवा, पेड़ों को भी पोषण वही जीव देते हैं। तो वो सजीव अगर नष्ट हो गए तो इनके ऊपर उसका सीधा प्रभाव होगा। इस तरह से समस्त सजीवों की सृष्टि का चक्र अगर प्रभावित हुआ तो ये 3 चीजें प्रभावित होगी। ये कुदरत ने मुझे समझाया। फिर कुदरत ने धीरे धीरे मुझे ज्ञान दिया कि मैंने जब रासायनिक कृषि की तो मेरी उपज एक समय में 12 क्विंटल कपास की थी, वो 4 क्विंटल पे क्यों आई? मैं सब्जियों के रिकॉर्ड उपज लेता था, वो उपज नीचे क्यों आई? मैं ज्वार 20 क्विंटल लेता था, वो 7 क्विंटल पे क्यों आई? जबकि वही केमिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही जहर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वो अच्छे बीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे बीज लाने के बावजूद भी मेरी उपज गिरावट आ रही है। तो मुझे नेचर ने मेरी समस्याओं का अब निराकरण किया है कि मेरी क्या समस्याएं थी। वो समस्याओं के तहत मेरी उपज में गिरावट आई। पहली बात तो मैं समस्याओं का निराकरण करने के पहले ये बतला दूंगा कि मुझे क्या एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है।
कुदरती खेती, नैसर्गिक खेती करने से मुझे क्या लाभ हुआ है। तो रासायनिक खेती में मैंने खोया, क्या खोया, मैंने मेरे सारे जीव जीवाणु खो दिए। वो खतरनाक जहर का इस्तेमाल किया जिससे ना केंचुए बचे, ना चींटियां बची, ना और कोई प्रकार के जीव जीवाणु बचे। वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर से और जहर से वो सारे जीव जीवाणु नष्ट हो गए। उसका सीधा असर हो रहा है भोजन पे, यानी उपज में गिरावट। अब उपज में गिरावट, मैं लगातार फिर जहर मारे जा रहा हूँ, तो वो उसको विषैलाभी बना रहा हूँ। ये बात समझ में आई कि सारे जीव सृष्टि को मैंने समाप्त किया ये जहर से। दूसरा ये समझ में आया कि मैं सोने के बिस्किट के पीछे लग गया। द्रव्य कैसे ज़्यादा मिलेगा, पैसा कैसे ज़्यादा मिलेगा। रासायनिक कृषि में मेरा ध्यान सिर्फ पैसे पे था कि पैसा कैसे ज़्यादा मिलेगा। तो वो पैसे के लिए मैंने कृषि की। तो मेरे खेत में कई पेड़ थे, सारे हिंदुस्तान के किसान आज वही कर रहे हैं। पेड़ थे, वो पेड़ के नीचे फसल नहीं आती, तो मुझे वो पेड़ दुश्मन लगा। देखिए, रासायनिक कृषि में मैंने कैसे सृष्टि को अपना दुश्मन बना लिया था। वो पेड़ मुझे अपना दुश्मन लगने लगा। मैंने खेत के सारे चुन चुन के सारे पेड़ कुल्हाड़ी से काट डाले, क्योंकि वो मुझे दुश्मन लग रहे थे। मेरे पैसे आने में वो रुकावट लग रही थी कि पेड़ के नीचे फसल नहीं आती। मैंने सारे पेड़ काट दिए। वो शैतानियत थी, ये मुझे नेचर ने बताया कि वो मेरी शैतानियत थी। मैं द्रव्य के पीछे लग के पेड़ों को भी नष्ट कर दिया। पेड़ क्या काम करता है इसका तो बाद में एहसास हुआ, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसकी भूमिका। फिर पेड़ भी नष्ट हो गए। इसके बाद में पेड़ों के ऊपर पक्षियों का बसेरा था। आप देख रहे हो, ये अभी बड़े आनंद से चारों तरफ रंग बिरंगे पक्षी नीचे ऊपर चारों तरफ बैठे हैं। आज ये बड़े यानी बिना भय किए ये मेरे साथ इनका बर्ताव हो गया है। तो ये सारे पक्षियों का आश्रय स्थल था पेड़। अब आपके घर पे कोई बुलडोजर चला देगा, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? बुलडोजर चला देगा आप बहुत बुरा महसूस करोगे। तो इन पक्षियों को बेचारों को बोलना नहीं आता, लेकिन मैंने इनके घरों को उजाड़ दिया। अब इनके घरों को ही उजाड़ा नहीं, तो इनके भोजन की व्यवस्था को मैंने नष्ट कर डाला। इनकी भोजन की व्यवस्था क्या थी? ये इनका अपना भोजन, जिनका कीट कीटाणु थे, जिनको हम सुंडिया कहते हैं, जिनको इल्लियाँ कहते हैं, तो फसल पे आने वाले सारे कीट इनका भोजन था। अब उसको तो मैंने खतरनाक जहर से वो भोजन को समाप्त कर दिया। अब खतरनाक जहर से वो भोजन भी समाप्त हो गया इनका बेचारों का। मुझे नहीं पता था, कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि द्रव्य के पीछे लगा हुआ था मैं कि कैसा धन मिलेगा कृषि से। तो वो सारा उनका भोजन का मैंने सृष्टि का चक्र, एक भोजन जीवों का समाप्त कर दिया। अब वो भोजन समाप्त हो गया तो वो पक्षी मेरे खेत की सब्जियां खाने लगे। लेकिन सब्जियों पे इतना खतरनाक जहर मैंने मार रखा है कि वो सब्जी खाता है पक्षी, उसको तड़पते हुए मरते हुए देखता हूं मैं, मुझे आनंद होता है कि अच्छा हो गया ये मर गया। क्यों मर गया? मेरे यहाँ की सब्जियां खा रहा था, ये खाएगा तो मुझे पैसा कम मिलेगा। यानी इतनी शैतानियत आ चुकी थी कि किसी को मरते हुए देख के मुझे आनंद हो रहा है, तो वो पक्षी तड़पते हुए मर रहा है जहर खा के और मुझे आनंद हो रहा है। तो ये खतरनाक हालात थे मेरी सोच के। अब पक्षी भी गए। पक्षी के समाप्त होने के बाद फिर मैंने भूमि में का पानी इतना खींचा कि उसको खतरनाक जल स्तर तक ले गया। वो पानी से मैंने कृषि आरंभ की, तो भूमि का जल स्तर भी खतरे के निशान तक चले गया। उसका क्या हुआ कारण? ऊपरी तापमान को तो हम देख रहे हैं, जमीन के अंदर का तापमान भी, फिर ये जमीन के अंदर का तापमान ये भी बढ़ने लगा। यानी ऊपरी तापमान भी बढ़ रहा है, जमीन के नीचे का भी तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि जल स्तर एक स्टेबल था, वो जमीन के तापमान को नियंत्रित करता था। वो भी जल स्तर नीचे जाने से मेरा पानी जहर होने लगा था। मैंने पानी को भी जहर बना दिया। पूरे देश में आज 80% इलाका जल स्तर के मामले में, भूगर्भ के जल स्तर के मामले में ये डार्क जोन में है, यानी खतरनाक हालात में है। तो ये खतरनाक हालात पैदा हुए। मैंने द्रव्य के लिए खेती की और जमीन के अंदर का पानी निकालना सीखा। जमीन के अंदर जाता नहीं है क्योंकि सारे जीव मर गए। तो जो करोड़ों छेद होते थे जमीन में, वो छेद होना बंद हो गया, तो पानी का रिसाव जमीन में बंद हो गया। इस तरह से जमीन के अंदर का पानी भी समाप्त हो गया। अब पानी भी समाप्त हो गया, जमीन का अंदरूनी भी तापमान बढ़ रहा है, ऊपर का भी तापमान बढ़ रहा है। तो वो एक मैंने पानी को खोया। बाद में मैंने कभी चिंता नहीं की
क्योंकि मेरी खेती में खर्च बढ़ रहे थे और उपज घट रही थी, तो मैं द्रव्य मिलना चाहिए, इसीलिए वो रासायनिक कृषि में मैंने इधर आज जहर का छिड़काव किया कि कल ही वो सब्जी काट के मैं बाजार में पहुंचा देता हूँ। मुझे कोई जिए या मरे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे द्रव्य चाहिए। क्यों कि मेरे हालत खराब हो रहे थे। तब मेरी सोच बंद हो गई कि ये जहर से किसी का स्वास्थ्य खराब होगा। मैंने सारे समाज के स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर डाला। आज दवाखाने में पैर रखने के लिए जगह नहीं, इतनी गर्दी दवाखाने में मैंने पैदा कर दी। अब दवाखाने में गर्दी पैदा कर दी, यानी मैंने कृषि की, वो खतरनाक कृषि की, विनाश की खेती की, जिससे मानवीय स्वास्थ्य, समाज का मानवीय स्वास्थ्य को मैंने खतरे में ला के रख दिया। ये सारा किस लिए किया? मैंने उपज के लिए किया कि मेरी उपज बढ़नी चाहिए, इसीलिए मैंने जहर का इस्तेमाल किया, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, गुलामी के बीज लाए। फिर उसके बाद उपज भी मेरी 12 क्विंटल से 4 क्विंटल आई, यानी जिस उपज के लिए मैंने ये कृषि की वो उपज भी गई। जब सब गया ही गया, क्या गया? जीव जीवाणु गए, पेड़ गए, पंछी गए, जलस्तर भूमि का खत्म हो गया, मानवीय स्वास्थ्य खत्म हो गया, तब भी ये कृषि क्या लाभदायी है? आज लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली कृषि करने से, तो क्या ये कृषि लाभदायी है? सीधा सीधा सोच हमारी ये